दोस्तों, इस वीडियो में हम यमुना नदी तंत्र के उद्गम से संगम तक के यात्रा मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं यमुना नदी के सामान्य परिचय के साथ। पौराणिक गाथाओं में यमुना नदी सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी के नाम से जानी जाती है। पौराणिक गाथाओं के ही अनुसार यमुना सबसे पहले जल रूप में कालिंद पर्वत पर अवतरित हुई थी। इसी कारण इसका एक नाम कालिंदी भी है। यमुना नदी उत्तरकाशी जिले के बंदरपूंछ पर्वत में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिमी ढाल से जन्म लेती है और अंत में प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके साथ ही ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। यमुना नदी की कुल लंबाई यानी यमुनोत्री से प्रयागराज तक की लंबाई 1384 किलोमीटर है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई यमुनोत्री से धालीपुर तक मात्र 136 किलोमीटर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यमुना नदी उत्तराखंड के केवल 2 जिलों उत्तरकाशी और देहरादून में बहती है। लेकिन उत्तरकाशी और देहरादून में बहने के साथ ही ये देहरादून और टिहरी की सीमा भी बनाती है। यमुना नदी की घाटियों में उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल भी स्थित हैं। जैसे उत्तरकाशी में यमुना नदी की घाटी को रवाई घाटी कहा जाता है, जबकि टिहरी में यमुना नदी की घाटी जौनपुर घाटी कहलाती है और देहरादून में यमुना नदी की घाटी को जौनसार घाटी कहते हैं। उत्तराखंड की ये तीनों घाटियां अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती हैं। उत्तरकाशी जिले के बंदरपूंछ पर्वत में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से जन्म लेने के बाद यमुना नदी उत्तरकाशी जिले की ओर आगे बढ़ती है और कई किलोमीटर तक बर्फ की विशाल घाटियों और हिमकंदराओं से बहती हुई यमुनोत्री मंदिर के पास पहुंचती है। दोस्तों, आपको बता दें, पौराणिक गाथा के अनुसार जहां पर आज यमुनोत्री मंदिर है, वो प्राचीन समय में आसित मुनि का निवास स्थान था। दोस्तों, बताया जाता है कि टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने देवी यमुना को समर्पित ये मंदिर बनवाया था, लेकिन भूकंप के कारण ये मंदिर पूरी तरह से खंडित हो गया। फिर बाद में मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा यमुनोत्री धाम आस्था और धर्म का केंद्र तो है ही, इसके साथ ही यहाँ कुदरत की सुंदरता का समागम भी देखने को मिलता है, जिसके कारण लाखों श्रद्धालु यहाँ भारत के कोने कोने से आते हैं। यमुनोत्री में सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण सर्दी की शुरुआत में ही यानी नवंबर के महीने में यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ये इसके बाद अप्रैल के महीने में खुलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यमुनोत्री में एक प्राकृतिक कुंड ऐसा भी है जिसमें हमेशा गर्म पानी रहता है। फिर चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो, लेकिन कुंड का पानी हमेशा गर्म बना रहता है। इस कुंड को सूर्य कुंड कहा जाता है। इसमें श्रद्धालु चावल और आलू की पोटली बनाकर डालते हैं, जो इस गर्म कुंड में कुछ ही समय में पक जाता है और फिर इसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यमुनोत्री धाम से कुछ ही दूरी पर एक और कुंड है, सप्तऋषि कुंड, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। दोस्तों, इसके बाद यमुना नदी और आगे बढ़ती है और 7 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पहुंचती है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी में बंदरपूंछ पर्वत से ही निकलने वाली ऋषि गंगा नदी यमुना की पहली प्रमुख सहायक नदी बनती है। जानकी चट्टी के बाद यमुना नदी हनुमान चट्टी पहुंचती है। हनुमान चट्टी में यमुना से बंदरपूंछ पर्वत से ही निकलने वाली हनुमान गंगा नदी मिल जाती है। इसके बाद यमुना नदी और आगे बढ़ती है और यमुना की एक छोटी सहायक नदी कमलगाड़, जो उत्तरकाशी के ही किसी ग्लेशियर से निकलती होगी, यमुना नदी में नौगांव नामक क्षेत्र में मिल जाती है।
इसके बाद ये नदी अनेक पहाड़ी दर्रों और घाटियों से प्रवाहित होती हुई कई छोटी बड़ी नदियों को अपने अंचल में समेटती हुई आगे बढ़ती है और फिर हिमालय को छोड़कर दून घाटी में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, टिहरी के जौनपुर क्षेत्र से एक नदी निकलती है, अगलारगाड़ नदी, जो बंदरकोट से बहते हुए यमुना में मिल जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टिहरी में इस अगलारगाड़ नदी के किनारे प्रतिवर्ष जून माह के अंतिम सप्ताह में प्रसिद्ध मौड़ मेला आयोजित किया जाता है। वैसे मौड़ मेले की शुरुआत 1866 में तत्कालीन टिहरी नरेश भवानी शाह ने की थी। दोस्तों, आपको बता दें, ये मछली पकड़ने का एक उत्सव है। इस उत्सव में स्थानीय लोग नदी में टिमरू की छाल का पाउडर डालते हैं, जिसके कारण मछलियां बेहोश हो जाती हैं और आसानी से पकड़ में आ जाती हैं। इस दिन स्थानीय लोगों के घरों में मछलियों से बने पकवान बनाए जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है, मौड़ मेले में मछली मारने का फायदा मछलियों को ही होता है, क्योंकि जून के अंतिम सप्ताह में मानसून होने के कारण यमुना नदी उफान पर रहती है, जिसके कारण यमुना की सारी मछलियां अगलारगाड़ नदी में आ जाती हैं, जिसके कारण अगलारगाड़ नदी में मछलियों की संख्या अधिक हो जाती है और मछलियों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में इस मेले से इनकी संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही नदी में लोगों के चलने से नदी के तल में जमी हुई गंदगी और काई भी साफ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस मेले का मकसद नदी की सफाई करना और पर्यावरण का संरक्षण करना है। अब हम बात करेंगे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी की। टोंस नदी नैतवाड़ में रूपिन और सूपिन नामक दो नदियों के मिलने से बनती है। टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। चलिए टोंस नदी के प्रवाह मार्ग को मैप के जरिए समझते हैं। उत्तरकाशी जिले के बंदरपूंछ पर्वत में स्थित स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सूपिन नदी और हिमाचल प्रदेश से आने वाली रूपिन नदी आपस में उत्तरकाशी के नैतवाड़ में मिलने के बाद तमसा या टोंस नदी के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद टोंस नदी हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे आराकोट, बगान और चक्राता की पहाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ती है। इस दौरान टोंस नदी हिमाचल प्रदेश के शिमला तथा सिरमौर जिलों और उत्तराखंड के उत्तरकाशी तथा देहरादून जिलों का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद शिमला के चंद्रनाहर झील से निकलने वाली पब्बर नदी टोंस नदी से त्यूणी नामक स्थान में मिलती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, टोंस नदी बहुत दुर्गम क्षेत्रों में बहती है। इसका बहाव भी बहुत तेज है, जिसके कारण यहाँ मानव की बसावट बहुत कम है। यही कारण है कि हमें टोंस नदी में सर्वाधिक वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। टोंस नदी में कई जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई गई हैं, जैसे किसाऊ डैम, इचारी डैम और खोदरी डैम। इसके बाद टोंस नदी कालसी में आकर यमुना से मिल जाती है। दोस्तों, बता दें कि टोंस नदी की लंबाई 148 किलोमीटर है। फिर इसके बाद यमुना नदी उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। इस दौरान यमुना नदी देहरादून के डाक पत्थर से प्रवाहित होती है, जहां पर इसमें एक नहर निकाली गई है, जिसका नाम है शक्ति नहर, जो यमुना नदी के समानांतर ही आगे बढ़ती है। इसी शक्ति नहर में ढकरानी और ढालीपुर जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई गई है। इसके बाद यमुना नदी देहरादून के डाक पत्थर से प्रवाहित होते हुए रामपुर मंडी पहुंचती है। इसी बीच यमुना नदी में हिमाचल प्रदेश से आने वाली गिरी गंगा नदी आकर मिलती है और फिर रामपुर मंडी में शक्ति नहर से आसन नदी संगम बनाती है। यहीं पर 1967 में स्थापित आसन बैराज भी स्थित है। आसन बैराज को 2005 में आसन संरक्षण क्षेत्र बनाया गया था और 21 जुलाई 2020 को इसे उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल भी बना दिया गया।
आसन बैराज के पीछे की ओर पानी रुकने से एक कृत्रिम झील बनी हुई है, जिसे आसन झील या धालीपुर झील कहा जाता है। यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां निवास करती हैं। इसके अलावा पक्षियों की कुछ प्रजातियां यहाँ यूरेशिया से भी प्रवास करती हैं। पर्यटक यहाँ नौका विहार और पक्षी दर्शन का आनंद लेने आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ घूमने की सोच रहे हैं तो इस बैराज में घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच है, क्योंकि इस समय यहाँ सर्वाधिक पक्षी दिखाई देते हैं। ये तो थी आसन बैराज की बात। चलिए वापस लौटते हैं और बात करते हैं यमुना नदी के आगे के यात्रा मार्ग के बारे में। रामपुर मंडी के बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और पौंटा साहिब में पहुँचती है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश से आने वाली बाटा नदी इसमें मिल जाती है। इसके बाद यमुना नदी और आगे बढ़ती है और धालीपुर के पास ये राज्य से बाहर यानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली और बागपत जिलों को हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत जिलों से अलग करती है। इस दौरान यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराती है और इसके बाद पहुंचती है दिल्ली। दिल्ली की लाखों की आबादी की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए ये ओखला नामक स्थान पर पहुंचती है। यहाँ पर इसमें एक बांध बनाया गया है। इसी बांध से आगरा नहर निकलती है, जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सैकड़ों मील भूमि को सिंचित करती है। दोस्तों, आपको बता दें, बरसात के मौसम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश होती है, जिसके कारण हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यमुना नदी का स्तर बढ़ जाता है और दिल्ली के निचले हिस्सों में बाढ़ आ जाती है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। दिल्ली से बाहर निकलने के बाद यमुना नदी फिर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए बहती है और हरियाणा के फरीदाबाद जिले को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से अलग करती हुई उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पहुंचती है। दोस्तों, आपको बता दें, अलीगढ़ से यमुना नदी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बहना शुरू कर देती है और इसके बाद मथुरा जिले में प्रवेश करती है। मथुरा से यमुना नदी की यात्रा ब्रजमंडल के लिए शुरू हो जाती है। ब्रजमंडल क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े कई स्थल स्थित हैं। मथुरा जिले में स्थित वृंदावन को ये तीनों ओर से घेर लेती है। मथुरा के बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है आगरा, जहां यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल पर्यटन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में से एक है। आगरा के बाद यमुना नदी बटेश्वर के सुप्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल में पहुंचती है, जहां ब्रज की सांस्कृतिक सीमा समाप्त हो जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नदियां यमुना नदी में मिलती हैं, जैसे यूपी के इटावा नामक स्थान पर चंबल नदी और यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी। इसके बाद यूपी के ही बांदा नामक स्थान पर केन नदी यमुना से संगम बनाती है और अंतिम रूप से यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी यमुना की उद्गम से संगम तक की कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। गंगा नदी के उद्गम से संगम तक की कहानी को जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।